स्वागत दोस्तों, आगे चलने से बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद है। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे दोस्तों। असम दौरे पर पहुंचे प्रियंका गांधी ने 2 दिनों का दौरा खत्म करने के बाद गौरव गोगोई पर लगे आरोपों को लेकर दिया है एक ऐसा बयान दोस्तों, जिससे बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने चुनौती और बड़ी खड़ी हो गई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जिसमें इस समिट में घुसे इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों को लेकर पार्टी के आला कमान की ओर से बड़ा बयान आया है। बताएंगे क्या सपोर्ट में खड़े हैं या हो रहा है विरोध, क्या होगी बड़ी कार्रवाई या फिर किया जा रहा है खुलकर सपोर्ट। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर पश्चिम बंगाल और केंद्र की सरकार के बीच में चल रहे जबरदस्त तरीके के आपसी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने खुद के जुडिशियल अधिकारियों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। बताएंगे कैसे एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर चल रहा है जबरदस्त तरीके का संघर्ष दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो भी किया एआई समिट में बिल्कुल डंके की चोट पर एकदम सही किया, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन कहीं भी किसी भी तरीके से किया जाना चाहिए और देश बेचने वालों के खिलाफ विरोध ऐसा ही होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर असम के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी पड़ी है दोस्तों। ऐसे में प्रियंका गांधी के 2 दिनों का दौरा असम के अंदर आखिरकार खत्म हो गया है दोस्तों। इस दौरे के दौरान प्रियंका गांधी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। गौरव गोगोई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि क्या गौरव गोगोई के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गौरव गोगोई के समर्थन में खड़ा है दोस्तों। क्योंकि गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं और असम में उन्होंने सरकार चलाई है, सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से गौरव गोगोई के साथ में खड़े हैं। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा तमाम तरीके के ताकतों का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे थे कि गौरव गोगोई के प्रति पार्टी के अंदर अविश्वास पैदा हो जाए और प्रियंका गांधी समेत पार्टी आला कमान उन पर विश्वास ना करे और अचानक से चुनाव के नजदीक में आकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाए दोस्तों। हालांकि प्रियंका गांधी 2 दिनों के दौरे पर पहुंची थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौरव गोगोई एकदम सही रास्ते पर है, हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव में डरे पड़े हैं, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से गौरव गोगोई जी के साथ में है, यानी कांग्रेस पार्टी आला कमान पूरी तरीके से गौरव गोगोई को सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रियंका गांधी एकदम डंके की चोट पर गौरव गोगोई को समर्थन करके आई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सही फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसका दूर तक असर होगा। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक क्लियर कट मैसेज दे रही है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गौरव गोगोई के साथ में मजबूती के साथ डंके की चोट पर खड़ा है, और ये मैसेजिंग पार्टी के लिए बहुत जरूरी था जो प्रियंका गांधी खुद कर आई हैं दोस्तों। और कुछ दिनों के बाद फिर से उनका असम का दौरा होगा। जो भी जानकारी से जुड़े आते रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें दिल्ली में चल रहे थे एआई समिट के दौरान कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की ओर से जोरदार तरीके का विरोध किया गया दोस्तों। भारी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए और टी शर्ट पर कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ में समझौता करके भारत को लूटने में लगे पड़े हैं। ये नारे लगाए जा रहे थे और बार बार जोर जोर से नारे लग रहे थे, जिसके बाद अफरा तफरी जैसी स्थिति हो गई दोस्तों। हालांकि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, यानी प्रदर्शन शांतिपूर्ण था दोस्तों, और केवल टी शर्ट लहराया जा रहा था, टी शर्ट दिखाकर विरोध किया जाता है। इस टी शर्ट पर नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा था कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी अमेरिका के हाथों बिक चुके हैं नरेंद्र मोदी, जो भारत और अमेरिका के डील में भारत के किसानों के विरोध में डील करवाते हैं, अमेरिका को सारे फायदे पहुंचाते हैं। 18% भारत के सामानों पर टैरिफ लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, और भारत सरकार 0% का टैरिफ लगाती है अमेरिका के सामान पर, यानी सस्ते दामों में अमेरिकी सामान भारत के मार्केट में आ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत जो छोटे और मझोले उद्योगपति है दोस्तों, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे ही किसानों को लेकर भी जो फैसला लिया गया है उसमें अमेरिका से आने वाले कई तरीके के कृषि सामानों पर 0% टैक्स लगाया जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में सेब उगाया जाता है दोस्तों। ऐसे में सेब पर अगर 0% का टैक्स लगेगा तो अमेरिका से सेब भारी मात्रा में भारत के मार्केट में आएंगे और भारतीय किसानों के साथ में कंपटीशन होगा, जिस कारण से भारतीय सेब किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसे अलग अलग सेक्टरों को लेकर फैसला लिया गया है, जिसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाते हुए विरोध किया गया दोस्तों। बड़ी बात यह है कि जब विरोध हुआ तो बीजेपी के लोग और खासकर गोदी मीडिया वाले आकर बोलने लगे कि हमारे देश की बदनामी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने कर दी है, शर्मनाक स्थिति, और इस तरीके की जो बातें कर रहे थे बार बार गोदी मीडिया वाले। इस पर लोगों ने यह जानना चाहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी आला कमान मामले पर युवा कांग्रेस के खिलाफ है दोस्तों। तो इस पर रिपोर्ट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजय झा बताते हैं कि भारत मंडपम के अंदर एआई समिट में भारतीय युवक कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसमें पार्टी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। पार्टी ने साफ तौर पर हिरासत में लिए गए इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यानी भारतीय युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा सपोर्ट किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने कार्यकर्ता के विरोध करेंगे। इस मामले पर नेतृत्व ने साफ निर्देश दिया है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह है और विरोध करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और विरोध हम करेंगे, माफी का तो कोई सवाल भी नहीं उठता है। यानी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के विरोध को एकदम जस्टिफाई माना जाता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिका के साथ में डील की है और भारत की संप्रभुता के साथ में समझौता किया है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी को आकर देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए
जानेंगे कि बीजेपी की सरकार ने क्यों अमेरिका के साथ में समझौता किया कि भारत रूस का तेल नहीं खरीदेगा बल्कि अमेरिका के कहने पर वेनेजुला का तेल खरीदेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत की आजादी, भारत की संप्रभुता के साथ में समझौता किया गया है, तो विरोध तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे ही। और जब संसद नहीं चल रही है, संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा, तो रास्ता विपक्ष के पास नहीं बचता। और वैसे भी कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो किया जा ही सकता है। तो ऐसे में गोदी मीडिया वालों को भी माफी मांगनी चाहिए जो शांतिपूर्ण विरोध का भी विरोध कर रहे हैं, और गोदी मीडिया वालों को बताना चाहिए कि उनको बीजेपी की ओर से कितने पैसे मिले हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के डील का समर्थन करने के लिए ऐसे मैदान में कूदे हैं जैसे भाजपा के आईटी सेल वाले हो। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्या इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध का आप समर्थन करते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि देश को बर्बाद करने वालों का विरोध डंके की चोट पर होना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच में विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए न्यायिक अधिकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि सरकार और आयोग के बीच में विश्वास की कमी हो गई है, यानी बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो आपसी मतभेद चल रहा है, जो दूरियां बढ़ चुकी है, उस मामले पर अब देश के सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने न्यायिक अधिकारियों के आदेश अदालत के आदेश की तरह माना जाएगा। कलेक्टर और एसपी को इन आदेशों का पालन करना पड़ेगा। साथ ही चुनाव आयोग ने 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की परमिशन दे दी है। हालांकि जरूरत पड़ने के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की भी छूट दी गई है। दोस्तों, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि राज्य और चुनाव आयोग जैसी जरूरी संवैधानिक संस्थानों के बीच में भरोसे की काफी कमी हो गई है। राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल और मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि ग्रुप बी अधिकारी उपलब्ध करा दिए गए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि एसडीएम राज्य के अंदर ग्रुप ए अधिकारी होते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर को हटाने के लिए एसडीएम स्तर का अधिकारी जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि वकील दामा शेषाद्री नायडू की ओर से कि एसडीएम रैंक के अधिकारी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और एसडीएम ऐसे अधिकारी होते हैं जो अर्ध न्यायिक यानी कानून को प्रभावित करने वाले होते हैं। वकील श्याम दीवान ने आरोप लगाया कि माइक्रो ऑब्जर्वर पर रोक लगाने के बाद आयोग ने स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नाम की नई व्यवस्था शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत बताया है। कुल मिलाकर दोस्तों 9 फरवरी को एसआईआर में रुकावट नहीं आने देंगे, ये बयान भी जारी किया गया। तो कुल मिलाकर कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर दखल दिया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, तो अब न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करके कोशिश किया जा रहा है कि मामले को सॉल्व किया जाए। क्या मुद्दा सॉल्व हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अधिकारी ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे चुनाव आयोग को। इस बात को लेकर और विवाद था। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल बीजेपी वालों को एक पट्टी पढ़ाई गई है, इसीलिए बीजेपी वाले 2024 के नतीजे के बाद से सामाजिक न्याय की बातें जोर शोर से करने लगे हैं। ये वही बीजेपी वाले हैं जो 2024 के चुनाव के दौरान 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन 240 पर लाकर इनको समेट दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदन के अंदर दिए गए भाषण को लेकर जवाब दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर आप ये मानते हैं कि सारे हिंदू एक है, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा आप देते हैं, तो एक काम करिए, किसी दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण या आदिवासी को गोरखनाथ के मठ का पीठाधीश्वर बना दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। दोस्तों, अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि पडरौना के अंदर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जन आक्रोश सभा के दौरान कि योगी आदित्यनाथ जी, आप दलित के घर भोजन करने जाते हैं, आप कहते हैं कि सारे हिंदू एक है, हम भी मानते हैं कि सारे हिंदू एक है, आप कहते हैं मुसलमानों से खतरा है, आप लगातार धर्म की चाशनी में नौजवानों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गोरक्ष धाम का पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी ने बना दिया क्योंकि आप उनके मामा के लड़के हैं, यानी उनके भतीजे लगेंगे, इसलिए आपको पीठाधीश्वर बनाया गया। क्या योगी आदित्यनाथ किसी ब्राह्मण को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को मंदिर का आने वाले दिनों में मठाधीश घोषित करेंगे? अजय कुमार ने यह बात कही है। दोस्तों, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल है कि आपसे 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति गोरखपीठ की है। अगर आप में हिम्मत है तो आप किसी हिंदू भाई को, सबको अगर एक मानते हैं, तो किसी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को घोषित करे कि वो अगला पीठाधीश्वर बनेगा। अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर दिया और वंशवाद की राजनीति पर निशाना साधा है। दोस्तों, ऐसे में योगी आदित्यनाथ को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा देते हैं, उन लोगों को अपने काम करने के तरीके से भी ये साबित करना चाहिए कि क्या वाकई वो पूरे हिंदू समाज के लोगों को एकजुट मानते हैं या नहीं मानते, एक मानते हैं या नहीं मानते। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आगे चलते हैं एक और अपडेट तो दोस्तों, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सामने आई है। दोस्तों, एनएसयूआई के कार्यकर्ता मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध करते हुए विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर पोस्टर लगा देते हैं। दोस्तों, एनएसयूआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है और विश्वविद्यालय को संघ का कार्यालय बनाना चाहता है। एनएसयूआई के लोग विरोध करते हुए पोस्टर लगा रहे हैं, जिसका पुलिस वाले विरोध करने आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता ऐसा करके दिखाते हैं। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया भर के अंदर भारत की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने
एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस के लोगों को भेजकर जो विरोध किया था वो तरीका सही नहीं है। बीजेपी के लोग अब सबको ज्ञान दे रहे हैं, एथिक्स और मोरालिटी सिखा रहे हैं। तो इस पर आदित्य ठाकरे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज कर रहा था, यानी 2010 में जो कॉमनवेल्थ का गेम होने वाला था, उसकी तैयारियों को लेकर जो एक के बाद एक कई तरीके के प्रोजेक्ट बन रहे थे, तो भाजपा वाले कॉमनवेल्थ गेम में विरोध करने के लिए आ जाते थे और अभी अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हैं, अपने आप को भारत की छवि चमकाने वाला बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर छवि खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इन लोगों ने खुद ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इनका खुद का मोरल स्टैंडिंग कहीं नहीं है कि वो ऐसे ज्ञान कांग्रेस पार्टी को दे, कांग्रेसी कार्यकर्ता को दे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्नाव के केस के मामले को लेकर कुलदीप सेंगर के भाई जगदीप सेंगर को पीड़िता के पिता की हिरासत के मौत के मामले को लेकर दोष सिद्धि के संबंध में जेल अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और 10 साल की सजा को निलंबित करके अंतरिम जमानत बढ़ाने का जो अनुरोध किया गया था उसको खारिज कर दिया गया। यानी जिस तरीके से पहले कुलदीप सेंगर का विरोध हुआ दोस्तों और उसके बाद वापस से कुलदीप सेंगर के बेल को कैंसिल किया गया, उसके बाद अब कुलदीप सेंगर से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कोई बेल वेल मिल नहीं रहा, क्योंकि पता है कि अगर बेल का फैसला लिया जाएगा तो विरोध फिर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जज की छवि भी इससे खराब हो जाएगी। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंची थी शिल्पा शेट्टी। आप लोगों को याद होगा जब आरएसएस के 100 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन बॉलीवुड के स्टार के लिए किया गया था। प्रबुद्ध लोगों के नाम पर बॉलीवुड के स्टार को बुलाया गया था, जिसमें सलमान खान भी थे, करण जौहर भी थे और शिल्पा शेट्टी भी थी। इस दौरान शिल्पा शेट्टी कहती है कि मैं मोहन भागवत की बहुत बड़ी फैन हूं। अब दोस्तों शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर अपडेट आई है। अपडेट यह है कि बिटकॉइन के स्कैम के मामले को लेकर राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है। यानी दोनों मामले को आप जोड़कर समझ सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। 8 फरवरी को शिल्पा शेट्टी कहती है कि वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की बहुत बड़ी फैन है और 20 तारीख को राज कुंद्रा को बिटकॉइन के स्कैम के मामले को लेकर राहत मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। क्या आप दोनों मामले को जोड़कर देख रहे हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भिवंडी के अंदर मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक जबरदस्त हिला किया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन कर दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी से जो बगावत करके एक सेकुलर अलायंस बनाया गया तो कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती तो बीजेपी यहां पर खुद का मेयर बना लेती दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के अंदर कई सारे नेता जो मौजूद थे उनको बोला कि आप लोग अगर सेकुलर अलायंस बनाएंगे, यानी अलग होकर एक गठबंधन बनाएंगे, एक नई पार्टी बनाएंगे तो आपको सपोर्ट दिया जाएगा। और इसके बाद बिल्कुल वैसा ही होता है। नारायण चौधरी अपने 9 बीजेपी के लोगों के साथ में अलग होकर पार्टी बनाते, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट कर देती है दोस्तों। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के मेयर के जीतने के चांस खत्म करते हुए बीजेपी से जो बागी थे उनको जितवाकर अपने तरीके से स्थिति को संभाल लिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लेकर आगे चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद निर्माण को रोक लगाने की मांग की गई थी। यह याचिका दर्ज करते हुए कहा गया था कि देश भर के अंदर किसी भी मस्जिद का निर्माण करने के बाद बाबर या बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया था कि मुगल शासक बाबर हिंदू विरोधी आक्रमणकारी थे और इसलिए उनके नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की दोस्तों। याचिकाकर्ता देवकी नंदन पांडे की कुछ दलील सुनने के बाद ही पीठ ने इस मामले को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद के नाम से बनाए जा रहे मस्जिद के निर्माण को लेकर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम से ये बनाया जा रहा है वो क्रूर और हिंदू विरोधी थे, आक्रमणकारी थे, इसीलिए उनके नाम पर किसी भी तरीके से आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले पर दखल देने से मना करते हुए कहा कि हम इस तरीके के कोई आदेश जारी नहीं कर सकते और ये मामला सरकारों के लिए होता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार तय करे उनको क्या करना है। ऐसे में हर जगह हर मामले पर कहीं ना कहीं कोर्ट में मुद्दे को ले जाने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। ऐसे में याचिका खारिज करते हुए पूरी तरीके से मना कर दिया गया है किसी भी तरीके के रोक को लेकर। साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा तूफान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। शंकराचार्य विवाद को लेकर जो अपडेट है दोस्तों, उसके अनुसार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। दरअसल 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के स्नान के समय में जो विरोध हुआ, जो बीजेपी सरकार का रवैया था दोस्तों, उसे लेकर मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि अब शंकराचार्य ने बीजेपी के आपसी मतभेद को लेकर भी जिक्र किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अलग अलग सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर योगी आदित्यनाथ इस मामले पर शंकराचार्य पर इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अलग अलग तरीके से मामले को साधने की कोशिश करते हुए पूज्य और भगवान शंकराचार्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक और उनके डिप्टी मुख्यमंत्री यानी साथ में जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, दोनों के दोनों योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। स्पेशल मीटिंग दोनों के बीच में होती है। इसी के साथ में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस मामले पर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में खींचतान चल रही है। साथ साथ
गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को यानी बीते दिन असम के दौरे पर गए थे। असम के दौरे पर वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में असम में कोई विकास का काम शुरू नहीं हुआ। आज रोज राज्य के अंदर नए तरीके का विकास हो रहा है। ऐसे में दोस्तों शाह 2 दिनों के दौरे के लिए असम में पहुंचे हैं, जहां पर कठार में नाथनपुर गांव में 6900 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के शुरुआत करने के लिए पहुंचे और देश के अंदर 12 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इसे कवर करने की बातचीत चल रही है। अमित शाह के भाषण से 5 बड़ी बात जो आती है, वो पहले कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बॉर्डर के एरिया है, वहां पर गांव का विकास करना है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। योजना के दूसरे चरण में 6900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 15 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 1954 गांवों के अंदर इस पूरे प्रोग्राम को चलाया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे हुए 334 ब्लॉक का समग्र विकास किया जाएगा। योजना का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों से पलायन रोकना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से होने वाली घुसपैठ पर अंकुश लगाने से जुड़ा हुआ है। सीआरपीएफ के परेड में भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी असम में मौजूद थी। दोस्तों कुल मिलाकर प्रियंका गांधी यहां से कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए, पार्टी के नेताओं से बातचीत करने के लिए और किस किस को उम्मीदवार बनाया जा सकता है इस बात पर चर्चा कर रही है। दूसरी ओर अमित शाह भी असम के दौरे पर अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि असम का चुनाव प्रियंका गांधी और अमित शाह के बीच में भी लड़ा जा सकता है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या कहना चाहते हैं अमित शाह के इस बयान पर दोस्तों, जो नई नई योजनाओं के घोषणा की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टाइम में कोई नई योजना राज्य में नहीं आई थी। वही दोस्तों केरल को लेकर एक नई अपडेट आई है। केरल में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची में कुल 2,69,53,644 मतदाता दर्ज किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर के कार्यालय में ये जानकारी दी गई है। अंतिम आंकड़े विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद जारी किए गए। मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा और ये सूची आगामी विधानसभा चुनाव में लागू रहेगी। 23 दिसंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में 2,54,00,000 मतदाता दर्ज किए गए थे। SIR की पहली चरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य भर के अंदर 2,78,00,000 फॉर्म वितरित किए गए। जांच, सुनवाई और आवश्यक संसाधनों के बाद मतदाताओं की अंतिम संख्या बढ़कर 2,69,00,000 के आसपास पहुंच गई। अंतिम सूची के अनुसार राज्य में 1,31,00,000 पुरुष और 1,38,00,000 महिला मतदाता है, जो दर्शाता है कि केरल में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से इसके अलावा 2,23,000 के आसपास प्रवासी हैं, यानी बाहर से आए हुए लोग हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि 140 विधानसभा सीटों पर सुनवाई के बाद 53,000 नाम हटाए गए हैं। अब केरल के इलेक्शन की घोषणा जल्द से जल्द किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों घोषणा कब होगा, इसकी तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि केरल के अंदर इतने कम लोगों के नाम काटे गए जो विपक्षी शासित राज्य है, बाकी बीजेपी शासित राज्यों के अंदर बड़ी मात्रा में लोगों के नाम कैसे कट रहे हैं। दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर क्यों नजर आता है। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश का एक बयान आता है। दोस्तों जयराम रमेश एक कटाक्ष करते हुए बीजेपी पर कहते हैं कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि इस्लामाबाद ने पहलगाम आतंकी हमले की कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन स्वयंभू यानी अपने आप ही अपनी तारीफ करने वाले विश्व गुरु ज्ञान देने में व्यस्त है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में रोमांस बिना किसी रुकावट के जरिए जारी है और इसका प्रदर्शन एक बार फिर से वॉशिंगटन DC के द्वारा किया गया। अमेरिका बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। कहीं ना कहीं बार बार दोस्तों जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ था, उसे लेकर अलग अलग तरीके की बातें चल रही है, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई तरीके के सवाल उठाए हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जवाब बीजेपी के लोगों को देना है इस पूरे मामले पर, साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत बिहार सरकार से UGC इक्विटी एक्ट को लागू करने की मांग की है। इस दौरान ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द आने के बाद सौरभ एक और खड़े थे और दूसरी ओर जय कुमार सिन्हा खड़े थे दोस्तों, और दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस देखने को मिली। डिप्टी CM ने कहा कि आप लोग जातिवाद का जहर घोल रहे हो, राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं मुजफ्फरपुर के टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था, भूमिहार ब्राह्मण हूँ, इसके बाद भी मेरा रैगिंग हुआ और मुझे हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। विजय सिन्हा ने कहा कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठे लोग संवैधानिक संस्थानों के निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हैं, हम हर समाज का सम्मान करते हैं। बढ़ता हंगामा देकर स्पीकर प्रेम कुमार ने शब्द को प्रोसीडिंग से हटा दिया। दोस्तों प्रोसीडिंग से हटा दिया गया। ब्राह्मणवाद शब्द को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। ऐसे में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी हिमाचल इकाई ने एक बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों RDG यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर बीजेपी सरकार के फैसले का विरोध किया जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश के पास रेवेन्यू का एक बड़ा लॉस होता है। दोस्तों कारण यह था कि जब GST लागू किया गया था तो हिमाचल प्रदेश को उस GST के तहत बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने कहा कि उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जाएगा, यानी जितना सरकार का इनकम कम होगा GST लागू होने के बाद वो पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अब ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को कम कर दिया गया है, बल्कि
खत्म कर दिया गया है। इसकी बहाली को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री धरना देने के लिए जंतर मंतर पर आएंगे और संसद के बाहर भी धरना दिया जाएगा। यानी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार विरोध करने का नया रास्ता अपना रही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि हम बार बार सरकारी तरीके से मांग कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो ग्रांट बंद कर रही है, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को रोके और जल्द से जल्द हम लोगों को ग्रांट दे ताकि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों की भलाई कर सके। लेकिन हम लोगों को ग्रांट नहीं दिया जा रहा, जबकि बीजेपी के लोग पहले खुद दिल्ली में जाकर ग्रांट की मांग करते थे और आज जब हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है तो भाजपा हिमाचल चुप्पी साध कर बैठी है। दोस्तों जो बल्कि रेवेन्यू जो ग्रांट मिलता था उसका विरोध अब बीजेपी के लोग करने लगे हैं। यह हिमाचल प्रदेश की आम जनता के साथ में किया जा रहा दोगलापन है, यानी दोहरा मापदंड है और इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता माफ तो नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार अब आकर दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध करेंगे, धरना देंगे। दोस्तों जिस तरीके से राज्यों की ताकत कम की जा रही है, राज्यों को कम पैसे दिए जा रहे हैं, उस कारण से एक बहुत बड़ा तनाव राज्य और केंद्र सरकार के संबंधों में देखने को मिल रहा है। यानी फेडरलिज्म इंडिया के अंदर लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।